हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 19 पार्ट 3 का कॉन्स्टिट्यूशन के। बट उससे पहले हम करेंगे कि इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे बनता है। आर्टिकल 19, 20, 21A और 22। तो मैंने आपको बताया था इक्वालिटी, जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें ई बनाया था, उसी तरह से कुछ ऐसा है। आर्टिकल 19 इधर है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आर्टिकल 20 इधर है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शन से पहला तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है। कौन सी राइट्स है? रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, 20, 21 और 22 एक तरह से साथ में भी चलते हैं। 19 और 21 भी साथ में चलते हैं कि तुम्हारे पास बोलने की राइट्स है, तुम्हारे पास वो क्या हो गया, राइट टू लाइफ भी हो गई। ठीक है, कन्विक्शन क्या है? अगर तुम्हें कोई जेल में इंसान बंद कर देगा, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारे पास ये बचेगा, राइट टू लाइफ नहीं बचेगा। तो ये क्या है? अगर कन्विक्शन से प्रोटेक्शन है तो तुम्हारे पास लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से भी कन्विक्शन है। और 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो ये जो है 20, 21, 22 भी साथ में चलते हैं बहुत ज्यादा। और ये है आर्टिकल नंबर 21, राइट टू एजुकेशन। ये अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड हुआ था, राइट टू एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था इसको थोड़ा अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज जो है ये याद हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 के टुवर्ड्स। तो पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट एक बार दिखा देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट में देखो आर्टिकल 19 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? क्लॉज 1 है। क्लॉज 1 में क्या है? सर्टेन राइट्स बताई गई हैं। कौन कौन सी? अरे एक्सप्रेस करना, ठीक है, असेंबल होना पीसफुली विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट है, मान लो ऐसे आप क्या कर रहे हो, सब लोग एक्सप्रेस करने के लिए पीसफुली असेंबल किए हुए हो, ठीक है, और फिर इसके बाद आपने क्या कर दिया, वहीं पे एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म कर दिया है। फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि चलो अब हमने एसोसिएशन यूनियन फॉर्म कर दिया, अब हम इसको जाते हैं फ्रीली, देखो मूव फ्रीली। अब हम लोग अलग अलग टेरिटरी में मूव करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूव करते हैं और फिर दूसरे पार्ट्स में सेटल कर जाते हैं, ताकि क्या करें, जो हम लोगों ने अपनी फ्री स्पीच जो है एक्सप्रेस की थी वो आगे भी एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा ऊपर से सीरीज हो गई, नीचे से ऊपर कनेक्ट भी हो गया। क्या है? आप लोग सही से बोलोगे, बोलचाल करोगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे? विदाउट आर्म्स आप इसके बाद क्या करोगे? असेंबल करोगे। क्यों? ताकि आप फर्स्ट वाला कर सको, एक्सप्रेस कर सको। फिर इसके बाद आप वहीं से वहीं एसोसिएशन बना के अलग अलग टेरिटरी में जाके वहां पे बस जाओगे, ताकि आप क्या कर सको? एक्सप्रेस कर सको। फिर इसके बाद देखो, ये तो हो गया क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 में अलग अलग क्लॉजेस में अभी एक जी क्लॉज भी बचा है। क्या है? देखो, आप रिसाइड एंड सेटल करके अलग अलग पार्ट में, ई में, फिर इसके बाद वहां पे क्या किया आपने? अपना एक अलग अलग प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया, ट्रेड या बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्लॉज 1 में पता चल गया कि रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं, मतलब सॉरी, सिटीजन शैल हैव द राइट, कौन सी राइट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 वगैरह पे क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिसको मैं आपको करवाऊंगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोलता है? राइट टू स्पीक। देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1A की ज्यादा बात करेंगे, जिसमें है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, सबसे पहला वाला पोर्शन, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या है? राइट टू स्पीक है और राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ है, ठीक है। और स्कोप 19(1) का क्या है? पहले आप ये देख लो, स्कोप कहाँ कहाँ फैलता है। तो स्कोप क्या है इसका? सबसे पहला है प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखो, प्रेस की राइट कैसे निकलती है? आपके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उससे क्या है? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू आ गए, है ना। पर उसमें एक और चीज लगती है, वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये कैसे लगती है? फ्रीडम ऑफ प्रेस में। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके एम्बिट में आता है? राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस में एक और चीज आती है कि देखो, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है, पर सामने वाले के पास राइट टू नो भी है, राइट टू फॉर्म ओपिनियंस भी है, इसलिए सामने वाले के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ना कई सारे एम्बिट्स में कवर हो जाता है। अब देखो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या आता है? देखो, सबसे फेमस प्रेस से रिलेटेड जो केस आया था वो था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। अब ये क्या है? इसको एक और चीज बोल सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस केस बोल सकते हैं। अब इसमें ये बोला गया था कि प्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो, प्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसलिए प्रेस इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है, फॉर डेमोक्रेसी प्रेस इज इंपॉर्टेंट एंड फॉर प्रेस इट्स पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड नो प्री सेंसरशिप, ठीक है। देखो, डेमोक्रेसी के लिए प्रेस इंपॉर्टेंट है, प्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रोपोगेट करो, पब्लिक करो, सर्कुलेट करो, बट तुम प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते हो, है ना, कि तुम पेपर के पहले ही तुमने प्री सेंसरशिप लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बेंट कोलमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केसेस पे लगाया गया था, नंबर ऑफ पेजेस फिक्स कर दिए गए थे,
ठीक है। तो हमने स्कोप, फर्स्ट वाला स्कोप देख लिया प्रेस। नेक्स्ट स्कोप है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट किससे रिलेटेड है? देखो ब्रॉडकास्ट में क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ये किस लिए यूज की गई है? ताकि एक्सप्रेस कर सके खुद को, है ना। अब इसमें एक केस आया था ऑडसेक कॉम वर्सेस लोक विज्ञान संगठन, ठीक है, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, कि ब्रॉडकास्ट के पास भी क्या है, आर्टिकल 19(1) की जो राइट है, ए वाली, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि देखो सामने वाले के पास क्या है, राइट है कि मुझे जानना है, ठीक है, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। अब देखो राइट इन्फॉर्मेशन सिर्फ फैलाने की राइट नहीं है कि तुम इन्फॉर्मेशन दे दो, सामने वाला पढ़ लेगा, क्या पता किसी और को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, है ना। तो इसमें क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, misinformation and non-information are equally all create an uninformed citizen, which make democracy a farce. Therefore, it includes right to impart information. ठीक है, वन साइड, देखो सिर्फ एक इंसान को पता है और किसी को पता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत जगह यूज किया गया था, ठीक है, बहुत जगह यूज किया जाएगा आगे भी। फॉर एग्जांपल ये पीएम केयर्स फंड में भी लोगों ने बोला था कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। बट जनरली क्या है, आपके पास फ्रीडम राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक पूरा टॉपिक ही है, एक पूरा सब्जेक्ट ही बन जाता है, क्योंकि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी, आपको उसके एम्बिट के बारे में कि कैसे कैसे फाइल करना है, क्या करना है, एज अ लॉयर आपको नहीं पता होगा, तो जनरली क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है क्रिटिसाइज। अब मान लो आपने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया और सामने वाला बोलते हैं अरे यार ये मुझे डिफेम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें यही है कि जनरल कंसर्न की वजह से, देखो जो भी इश्यूज होते हैं, जनरल इश्यूज होते हैं, उसमें आपके पास राइट टू क्रिटिसाइज है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया ये फिफ्थ वाला, इसमें क्या है, एक्सप्रेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आया था, मेनका गांधी वाला केस आया था, इन्हें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था, इंडिया के बाहर उनको स्पीच देनी थी, पर स्पीच देते देते जब उनको जाना था तो उनके एयरपोर्ट ने क्या किया, उन्हें रोक दिया, उनके पेपर्स वगैरह की वजह से उन्हें रोक दिया, विच वॉज इलीगल, ठीक है, इलीगली उन्हें डिटेन कर लिया गया था, इलीगली उन्हें रख दिया गया था, आर्बिट्रेरी डिसीजंस थे बहुत सारे, इसीलिए इस पे केस आए हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ और फिर उसके बाद फ्रीडम, इस वाले आर्टिकल 19 और 21 से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस आए हैं, 14 में भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज में कन्फाइंड नहीं है, अगर नेशन ही तुम्हारी स्पीच जो है वो हैम्पर कर रहा है तो वो नेशनल बाउंड्रीज में कन्फाइंड नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद सिक्स्थ वाला पॉइंट, राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम केस, बहुत फेमस केस है कि आपको नेशनल एंथम गाना है कि नहीं, तो आपके पास क्या है, राइट टू साइलेंस है, राइट टू स्पीक है, तो आपके पास राइट टू साइलेंस भी है, ठीक है। अब हम करते हैं ग्राउंड्स टू रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के जो ग्राउंड्स होते हैं उसका एक डायग्राम मैंने बनाया है, अब हम उसको करते हैं, वो क्या है, आर्टिकल 19(2) में है। ये किससे रिलेटेड, आर्टिकल 19(2) के रिस्ट्रिक्शन से, ये है आर्टिकल 19(1)(a) से रिलेटेड, किससे, स्पीच वाले से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है कितनी नहीं है। तो क्या है, सबसे पहले है, देखो ये इंडिया बनाया है, ठीक है, इंडिया में इस साइड से क्या आता है, ये कौन सा आ गया, जहां से हमें चाइना से प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो यहाँ से क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वाला इशू है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं बोलेगा जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या है, हैम्पर हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। अब ये क्या है, यहाँ से ये पानी से इधर जाओ, यूएसए इधर आपको लगेगा पर इधर है, पानी से इधर जाके आप देखोगे यूएसए इधर है, तो फ्रेंडली रिलेशंस किससे हैं आपके, यूएसए से हैं, ठीक है, तो उसको हैम्पर नहीं करोगे आप, तो क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। अब 3 क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक कहाँ है, इंडिया के अंदर ही है, ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर को आप हैम्पर नहीं करोगे, ये हो गया 3। अब इसके बाद 4th, अब इसके बाद इंडिया में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो चलते हैं, वो क्या है, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है, हम वुमेन को कनेक्ट करते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। फिर उसके बाद जब वुमेन की डिसेंसी मोरालिटी हैम्पर हुई तो वो कहाँ गई, कोर्ट गई, तो क्या हो गया यहाँ पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, क्या हो गया, कोर्ट का कंटेम्प्ट। फिर इसके बाद आते हैं 6th में क्या है, डिफेमेशन से रिलेटेड बात होती है, ठीक है, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया तो वो किसके इक्वल हो गया, डिफेमेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। जब ये सारी चीजें हो गई, डिसेंसी मोरालिटी ऑफेंड हो गई, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, या डिफेमेशन हो गया, तो दूसरे इंसान को क्या करेगा, इंसाइट करेगा कि कुछ ऑफेंस कर दो। जब ये सारी चीजें हो सकती हैं आराम से, तो तुम कोई ऑफेंस भी कर सकते हो, ठीक है, कोई तुमको नहीं पकड़ेगा, तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस हो गया, ठीक है। कोई भी मतलब अपनी स्पीच से ये इंसाइट नहीं करेगा कि कुछ भी करो, ऑफेंस करो, है ना। 7th हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 8th में है सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी
ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, पूरा इंडिया है, इसको दर्शाते हुए क्या बताया गया है, सोवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड कंट्री। ठीक है, अलग अलग क्या है, स्टेट्स हैं, इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो आप उसको सोवरेनिटी इंटेग्रिटी को हर्ट करने के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे अगर इन सब एम्बिट्स में फॉल करते हैं। जनरली क्या होता है, आपको लगेगा देखने में कि इन सब एम्बिट्स में चीजें फॉल नहीं करती हैं, बट बाय फ्रिक्शन ऑफ लॉ इन सब एम्बिट्स में चीजें फॉल कर जाती हैं। ठीक है, थ्रू लॉयर्स अगर करवानी हो तो। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में करना है। अब देखो, सबसे पहले आता है सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। हालांकि ये सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था, बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो वन कैन चैलेंज, देखो नो वन कैन चैलेंज। ठीक है, क्या चैलेंज नहीं कर सकता है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी नहीं चैलेंज कर सकता है। नो वन कैन प्रीच सेसेशन ऑफ एनी पार्ट। ठीक है, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता है कि बोले कि यार इस पार्ट को हटा दो, उस पार्ट को हटा दो। ठीक है, और ये कौन से केस में बोला गया था, अब देखो इससे एक केस निकलता है, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या एक केस आया था, देखो आईटी एक्ट से रिलेटेड ये केस बहुत ज्यादा फेमस है, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये जो हमने किया था ये फर्स्ट पॉइंट था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, सीरियस और एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर करने वाली चीजें होती है वो आती हैं। फिर इसके बाद फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट्स के साथ, पब्लिक ऑर्डर क्या है, डेंजर टू सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, किसी भी स्टेट का पब्लिक ऑर्डर उसको हैम्पर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसमें जो केस था वो आप एक बार देख लो, राम मनोहर लोहिया वाला केस था, सेंट्रल जेल वर्सेज राम मनोहर लोहिया। फिर इसके बाद आता है डिसेंसी एंड मोरालिटी। हर चीज के केस याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको जो मैंने 8 पॉइंट्स बताए ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिसेंसी मोरालिटी वो क्या है, इक्वल्स टू ऑब्सीनिटी भी होता है। ठीक है, ऑब्सीनिटी ये इंग्लिश लॉ से निकला है। ऑब्सीनिटी क्या होता है, आप लोग एक बार सर्च करेगा ऑब्सीनिटी क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ केसेस थे, क्या है, आर्प्स वर्सेस हिकलिन। इसमें क्या है, टेंडेंसी टू करप्ट द माइंड्स। अब देखो कोई भी ऑब्सीन चीजें आप किसी दिखाओगे किसी को, देखो हर बार आप ऑब्सीन चीजें नहीं दिखा सकते हो, उसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन बस इतना है कि ऑब्सीन चीजें आप तभी दिखा सकते हो जब वो क्या है, रिलीजियस पर्पस या ऐसे किसी पर्पस से रिलेटेड है, अदरवाइज आप नहीं दिखा सकते हो। ये किस लिए ये क्या करता है, हिकलिन ने बोला है आर वर्सेस हिकलिन में कि ये क्या है, टेंडेंसी क्या है इसकी, करप्ट करता है माइंड्स ऑफ पीपल, और करप्शन किसी भी तरह का अच्छा नहीं होता है। रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसको हेल्ड किया गया था। और इसमें क्या है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट एक बार मेंशन किया गया था, किसमें, अवीक सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब इसमें बताया गया था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि देखो कम्युनिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड टेस्ट के बारे में बताया था कि वो चीज ऑब्सीन है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि ऑब्सीन बस वही चीजें हैं, डिसेंसी और मोरालिटी को बस वही चीजें एंडर करेंगी जो क्या है, अराउज करती हैं सेक्सुअल डिजायर्स ओनली। भगवानों के मंदिरों में भी हमने ऐसी चीजें देखी हुई हैं, बट दे डोंट अराउज सेक्सुअल डिजायर्स, हेंस दे डो नॉट फॉल अंडर दिस एक्सेप्शन। ठीक है, दस दे कैन बी एक्सप्रेस। तो ये क्या है, डिसेंसी मोरालिटी में आती है। तो कौन सा केस है, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन, ये सब चीजें हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद आते हैं 19(1)(b), फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली हमने 19(1)(b) में किया था। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन कहाँ है, 19(1)(3) में है। अब इसमें क्या है, पीसफुल अनार्म्ड होना चाहिए असेंबली, है ना, आराम से घुल मिल के रहो। ठीक है, अब इसके रिस्ट्रिक्शंस इसमें दिए गए 19(3) में। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन। एक आ गया असेंबली बनाओ, अब एसोसिएशन, कौन से एसोसिएशन, सी में दिया गया है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस कहाँ पे हमने देखे हैं, यूनियंस हमने देखे हैं कि फैक्ट्री वगैरह में यूनियंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ केसेस हैं। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकती है यूनियन। ठीक है, तो ये किसमें दिया गया है, बालकोटिश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो 4 में दिए हुए हैं। देखो जैसे जैसे सीक्वेंस चलता आ रहा है वैसे वैसे इनके एक्सेप्शंस भी है, बट सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं वो है 19(2) में। ठीक है, 19(2) में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका एम्बिट आपको कवर करना जरूरी है। उसमें क्या क्या आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है, डेमोक्रेसी के लिए होती है जो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एम्बिट्स आपको कवर करने हैं। अदरवाइज हमारा आर्टिकल 19 जो है वो हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।